हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। हम लोग जो है आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग जो 4/2/2019 को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके पीवाईक्यू को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पूर्व नियोजित क्रम में यानी सटीक क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? नंबर ऑप्शन ए मिश्रित खेती, ऑप्शन बी फसल चक्र, ऑप्शन सी मिश्रित फसल, ऑप्शन डी अंतः फसल। इसका सही ऑप्शन होगा बी फसल चक्र। यानी किसी खेत में क्रमवार या पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार या सटीक क्रम में विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी में क्षारीय जैविक पदार्थों के भाग होते हैं जिन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए धूल, ऑप्शन बी पदार्थ, ऑप्शन सी चट्टान, ऑप्शन डी जीवाश्म। इसका सही ऑप्शन होगा डी जीवाश्म। यानी मिट्टी में पाए जाने वाले जैव कार्बनिक पदार्थों को जीवाश्म कहा जाता है जो समय के अनुसार क्षरणशील होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की विवरण पुस्तिका यानी हैंडबुक कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही ऑप्शन होगा डी भारतीय रिजर्व बैंक। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका भारतीय रिजर्व बैंक प्रकाशित करता है। पहले यह मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट के भाग सेकंड के रूप में जारी किया जाता था। इस प्रकाशन को 1998-99 में एक अलग प्रकाशन के रूप में तैयार किया गया जो डेटा प्रसार में सुधार के लिए रिजर्व बैंक शुरू किया गया। यह प्रकाशन राष्ट्रीय आय, उत्पादन और कीमतों, धन और बैंकिंग, वित्तीय बाजार, सार्वजनिक वित्त, व्यापार और संतुलन पर डेटा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, 1947 में गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही ऑप्शन होगा बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मसौदा समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। इसमें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि मसौदा समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और दूसरे सदस्य थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे सदस्य थे कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे थे एन माधवराव जो कि बीएल मित्र के स्थान पर आए थे, सातवें थे डीपी खेतान। इनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी सदस्य बनते हैं। अगला प्रश्न है, तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी पांड्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये चोल। यानी तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति चोल काल यानी 8 से 12वीं शताब्दी ईस्वी की है। हालांकि सबसे पहले यह ज्ञात नटराज की मूर्ति जिसे एहोल में रावण फड़ी गुफा में खोजा गया था, प्रारंभिक चालुक्य शासन के दौरान बनाई गई थी। चोलों के शासन के दौरान मूर्तिकला अपने चरम पर पहुंच गई थी। हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा और ब्रह्मांड का कर्ता, धर्ता और संहारता माना जाता है। यह सब प्रतीकात्मक रूप से नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना डैश से संबंधित है? ऑप्शन ए बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन, ऑप्शन बी बिजली वितरण, ऑप्शन सी समर्थन नामांकन, ऑप्शन डी क्षेत्रीय उड़ान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया में की गई थी।
इसका उद्देश्य था ग्रामीण और वंचित परिवारों को पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन के स्थान पर एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराना था। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? ए ऑप्शन न्यूयॉर्क है, ऑप्शन बी बर्लिन है, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी लंदन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी लंदन। यानी दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी और इसके सचिव बनते हैं। इस एसोसिएशन का उद्देश्य था भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश जनमत को परिचित कराना था। इसके पहले भी नेरोजी ने 1861 में लंदन जोरोस्ट्रियन एसोसिएशन तथा 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर चुके थे। वह 1892 में सेंट्रल फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र से ब्रिटेन की संसद के सदस्य निर्वाचित हुए और इस प्रकार वह ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने थे। अगला प्रश्न है, कोलाइड एक डैश है? विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, फोम मिश्रण, ऑप्शन डी इमल्सन मिश्रण। इसका सही ऑप्शन होगा ए विषमांगी मिश्रण। यानी कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कण विलयन के समान रूप से फैले रहते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीर्थ स्थल के तीर्थ स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही ऑप्शन होगा ए असम। यानी भारत का असम राज्य तीर्थ स्थल के तीर्थ स्थान पर स्थित है। यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं कामाख्या मंदिर, नवग्रह मंदिर, वशिष्ठ आश्रम और अश्वक्रांता मंदिर इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1964। इसका सही ऑप्शन होगा सी 1976। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1920। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1930। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। यह ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया। इसमें कुल प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें ब्रिटिश राजनीतिक दल, भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है? ऑप्शन ए सामान्य कानून, ऑप्शन बी सिविल कानून, ऑप्शन सी फौजदारी कानून, ऑप्शन डी संवैधानिक कानून। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी संवैधानिक कानून। यानी भारतीय संविधान में संवैधानिक कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है। संविधान के वह बुनियादी नियम और सिद्धांत जिसके द्वारा कोई राज्य या राष्ट्र शासित होता है संवैधानिक कानून कहलाता है। संविधान जो है भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना प्रक्रियाओं, शक्तियों, कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, ग्वाइटर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट समस्थानिक, ऑप्शन बी यूरेनियम के समस्थानिक, ऑप्शन सी प्लूटोनियम के समस्थानिक,
ऑप्शन डी आयोडीन समस्थानिक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी आयोडीन के समस्थानिक। निग्वाइटर के उपचार में जो है आयोडीन समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट समस्थानिक का प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है और यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु ईंधन में किया जाता है। प्लूटोनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। आयोडीन समस्थानिक का उपयोग ग्वाइटर या घोंघा रोग के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी रंगून, ऑप्शन डी लंदन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी लंदन। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया और सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन को 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। इसका सही ऑप्शन होगा सी 5 वर्ष। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 से उपबंधित रीत से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद पर धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आम्र वर्षा यानी मैंगो सोवन होती है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए केरल। यानी ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल व तटीय कर्नाटक राज्यों में सामान्य बात है। स्थानीय तौर पर इसे तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती हैं। अगला प्रश्न है किसने संविधान की प्रस्तावना को सार कहा है? ऑप्शन ए सर अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही ऑप्शन होगा ए सर अर्नेस्ट बार्कर ने। यानी सर अर्नेस्ट बार्कर ने संविधान की प्रस्तावना को सार कहा है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। यह पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित, जिसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा आर्द्रता के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कृषि अनावृष्टि, ऑप्शन बी आर्थिक अनावृष्टि, ऑप्शन सी जलीय अनावृष्टि, ऑप्शन डी मौसम संबंधी अनावृष्टि। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जलीय अनावृष्टि। यानी कृषि अनावृष्टि यानी सूखा को मृदा आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में भी जाना जाता है। यह उन परिस्थितियों को संदर्भित करता है जब मिट्टी में अपर्याप्त नमी होती है। इसके परिणाम स्वरूप फसल की उत्पादन और वृद्धि दोनों प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए महात्मा गांधी। यानी हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था और नेशनल हेराल्ड पत्रिका जो है जवाहरलाल नेहरू ने प्रकाशन किया था। मूक नायक या भीमराव अंबेडकर इसके संपादक थे।
अगला प्रश्न है शक्ति यानी पावर की SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वोल्ट। इसका सही ऑप्शन होगा ए वाट। यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/T होती है। यानी शक्ति का SI मात्रक वाट है और शक्ति का एक और मात्रक है जिसे अश्वशक्ति यानी HP यानी हॉर्स पावर कहते हैं। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 से 30, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 से 22। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी अनुच्छेद 29 से 22। अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार है, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है और अनुच्छेद 19 से 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी रावी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया और 1923 में इसका नियमित उत्खनन हुआ। हड़प्पा सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरे सर्वाधिक मिले। इसके अतिरिक्त शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दाने आदि मिले हैं। अगला प्रश्न है नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? ऑप्शन ए इरविन आयोग योजना, ऑप्शन बी हंटर कमीशन योजना, ऑप्शन सी साइमन कमीशन योजना, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। इसका सही ऑप्शन होगा डी कैबिनेट मिशन योजना। यानी नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग प्रारंभ कर दी और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ताप और विद्युत का चालक है? ऑप्शन ए आधात, ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन सी नियंत्रक, ऑप्शन डी धातु। इसका सही ऑप्शन होगा डी धातु। यानी धातु जो है ताप और विद्युत का चालक है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। ये सभी जो है और चांदी जो है सबसे अच्छा विद्युत चालक है। अगला प्रश्न है दो लगातार संपीड़न या दो लगातार विरलन के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दोलन, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन डी बीता हुआ कल। इसका सही ऑप्शन होगा सी तरंग दैर्ध्य। यानी अनुदैर्ध्य तरंगों में दो लगातार संपीड़न या दो लगातार विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। सभी प्रकार की तरंगों में तरंग की चाल, तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के बीच निम्न संबंध होता है। तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए
वस्तु गतिशील उत्पाद, ऑप्शन बी वैश्विक विवरण उत्पाद, ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन डी वस्तु घरेलू उत्पाद। इसका सही ऑप्शन होगा सी सकल घरेलू उत्पाद। यानी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी के दाहिने किनारे की एक सहायक नदी है? ऑप्शन ए सेंगर, ऑप्शन बी केन, ऑप्शन सी रिहंद, ऑप्शन डी हिंडन। इसका सही ऑप्शन होगा बी केन। यानी यमुना जो है गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है जो हिमालय में बंदरपुर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। या प्रयाग में इसका गंगा में संगम होता है। प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा व केन इसके दाहिने तट पर मिलती हैं, जबकि हिंडन, सेंगर, वरुणा आदि नदियां इसके बाएं तट पर मिलती हैं। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों तथा आगरा नहर में आता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक की उत्पत्ति डैश से संबंधित है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारतीय, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही ऑप्शन होगा ए ग्रीक। यानी ओलंपिक खेल की उत्पत्ति ग्रीक से संबंधित है। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में 776 ईस्वी में यूनान के ओलंपिया शहर में खेला गया था। ये खेल तब से प्रति 4 वर्षों में एक बार 394 ईस्वी तक खेले गए। फिर रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश पर इसका आयोजन बंद कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल का आरंभ 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को यूनान के एथेंस शहर में हुआ। इसका आयोजन भी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। सागौन यानी साल और शीशम जैसे वृक्षों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? ऑप्शन ए समशीतोष्ण अल्पाइन वन, ऑप्शन बी समशीतोष्ण सदाबहार वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसका सही ऑप्शन होगा डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तरी पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, चंदन आदि वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी रग्बी, ऑप्शन सी सॉफ्टबॉल, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। इसका सही ऑप्शन होगा सी सॉफ्टबॉल। यानी सॉफ्टबॉल खेल में बल्ले की आवश्यकता होती है। यह 2 9-9 खिलाड़ियों वाली टीमों के बीच गेंद का एक खेल है जो आमतौर पर एक मैदान पर 7 पारियों में खेला जाता है। सर्वाधिक रन बनाने वाली टीम विजेता होती है। अगला प्रश्न है, संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का समूह कहा जाता है? ऑप्शन ए तंत्रिका, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी कोशिका काय, ऑप्शन डी ऊतक। इसका सही ऑप्शन होगा डी ऊतक। यानी संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम, पेशी ऊतक के उदाहरण हैं। ये कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं
तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था? ऑप्शन ए निकोलो कोंटी, ऑप्शन बी विलियम हॉकिंस, ऑप्शन सी डुवार्टे बारबोसा, ऑप्शन डी वैनसांग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये निकोलो कोंटी, यानी इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने तेलुगु भाषा को पूर्व का इतालवी कहा था, क्योंकि तेलुगु भाषा में शब्द इतालवी की तरह ही स्वरों के साथ समाप्त हो जाता है। कोंटी ने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। उसने नगर और उसके नरेश का उल्लेख करते हुए विजयनगर में मनाए जाने वाले दीपावली, नवरात्र आदि उत्सवों का भी वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, SEZ क्या है जिसे विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए विशेष इंजीनियरिंग क्षेत्र, ऑप्शन बी विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन सी विशेष पर्यावरण क्षेत्र, ऑप्शन डी विशेष पारिस्थितिकी क्षेत्र। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसे विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्थापित किया गया है। यह किसी देश के भीतर ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रायः शुल्क मुक्त होते हैं और यहाँ मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार पैदा करने के लिए अलग अलग व्यापार और वाणिज्यिक कानून होते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसकी गति कहलाती है? ऑप्शन ए समान वृत्तीय गति, ऑप्शन बी समान रेखीय गति, ऑप्शन सी समान त्वरण, ऑप्शन डी एक समान गति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए समान वृत्तीय गति, यानी जब कोई वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर चलती है तो उसकी गति समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे घड़ी के घंटे की सुई की गति, सूर्य के पश्चिम से दिशा की गति, पृथ्वी के चारों ओर स्थित कृत्रिम उपग्रहों की गति। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य डैश राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही ऑप्शन होगा सी गोवा, यानी डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। यह मांडोवी नदी के किनारे चेराव द्वीप के पश्चिमी सिरे पर स्थित है। यह गोवा का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल 1.8 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ विभिन्न प्रकार के स्थानीय और प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें धारीदार बगुला, ब्लैक बिटस, रेड नॉट शामिल है। अगला प्रश्न है, 1943 में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी मिर्जापुर, ऑप्शन डी पुणे। इसका सही ऑप्शन होगा ए सतारा, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, जिसे प्रज सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इसके नेताओं में वाईबी चौहान, नाना पाटिल इत्यादि प्रमुख थे। यहाँ की सरकार 1945 तक चली। इसके अलावा बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में तथा बंगाल के मिदनापुर में तामलुक जाति सरकार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी पनामा। इसका सही ऑप्शन होगा बी कनाडा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा कनाडा है। इसका कुल क्षेत्रफल 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है, जो अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक और उत्तर में आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा विश्व के सबसे बड़ी भू सीमा है। अगला प्रश्न है, शब्द लेग बिफोर विकेट डैश संबंधित है? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट। इसका सही ऑप्शन होगा डी क्रिकेट,
यानी शब्द लेग बिफोर विकेट क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित अन्य शब्दावलियां जैसे कैच, हिट विकेट, मेडन मिड विकेट, राउंड दी विकेट, रन आउट इत्यादि है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है, जिसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। पहले यह लंदन में था। अगला प्रश्न है, कबड्डी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटिश, ऑप्शन डी भारत। इसका सही ऑप्शन है डी भारत, यानी कबड्डी की उत्पत्ति भारत में हुई। इस खेल की शुरुआत भारत में तमिलनाडु राज्य में मानी जाती है। दक्षिण भारत में इस खेल को चेडुगुडू तथा पूर्वी भारत में हु तू तू के नाम से भी जाना जाता है। इस खेल में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के मैदान को कोर्ट कहा जाता है, जिसकी माप 13 × 10 मीटर होती है। बोनस पॉइंट, एम्प्री रेड, बोनस लाइन, ऑल आउट कबड्डी से संबंधित शब्दावलियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज डैश को अपनाया। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। इसका सही ऑप्शन होगा डी 22 जुलाई 1947, यानी भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे गहरा हरा रंग है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। इसे सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर वी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी एस.सी. मुखर्जी। इसका सही ऑप्शन होगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। 1952 में वह भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए और वर्ष 1957 में उन्हें पुनः भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण का चित्रण किस गुफा में मिलता है? ऑप्शन ए उदयगिरी की गुफाओं में, ऑप्शन बी जूनागढ़ की गुफाओं में, ऑप्शन सी बाघ की गुफाओं में, ऑप्शन डी एलोरा की गुफाओं में। इसका सही ऑप्शन होगा डी एलोरा की गुफाओं में, यानी कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण का चित्रण एलोरा की गुफाओं में मिलता है। एलोरा की गुफा संख्या 16 भगवान शिव को समर्पित है। यह राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में विकसित किया गया था। इसे एकाश्म चट्टान से बनाया गया है। इसे विश्व के सबसे बड़े रॉक कट मठ मंदिर गुफा परिसरों में गिना जाता है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी स्नूकर, ऑप्शन डी क्रिकेट। इसका सही ऑप्शन होगा डी क्रिकेट। आइए कुछ खेल से संबंधित ट्रॉफियां देखते हैं। जैसे गोल्फ से संबंधित ट्रॉफी है बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप। बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी है नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप। स्नूकर से संबंधित ट्रॉफी विश्व चैंपियनशिप है। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली शुरू की थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही ऑप्शन होगा सी रॉबर्ट क्लाइव, यानी बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में सरकार की दोहरी शासन प्रणाली शुरू की थी, जिसे द्वैत शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के तहत वास्तविक शक्ति को तो कंपनी के पास थी, परंतु प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था।
क्लाइव की इस प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता उत्तरदायित्व रहित अधिकार तथा अधिकार रहित उत्तरदायित्व था, जिसका तात्पर्य है कि कंपनी के हाथ में शक्ति थी और नवाब के हाथ में उत्तरदायित्व था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक समुद्री धारा है? ऑप्शन ए बेंगुएला धारा, ऑप्शन बी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन सी अलास्का धारा, ऑप्शन डी अगुलुहाज धारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी गल्फ स्ट्रीम। यानी गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक गर्म समुद्री धारा है, जबकि बेंगुएला अटलांटिक महासागर की ठंडी समुद्री धारा है। अलास्का प्रशांत महासागर की गर्म समुद्री धारा तथा अगलुहास हिंद महासागर की गर्म समुद्री धारा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 3 डैश से संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी निर्वाचन, ऑप्शन डी नागरिकता। इसका सही ऑप्शन होगा ए मौलिक अधिकार। यानी भारत का संविधान जो है भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है और भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य और भाग 15 जो है यह निर्वाचन से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।